हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार पॉलिटेक्निक 2018 में जो फिजिक्स का जो पेपर जो पूछा गया है उसके सवाल का यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, पिछले वीडियो में हम लोग 2019 में जो पूछे गए सवाल फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को कवर कर चुके हैं। ठीक, यदि आप नहीं देखें तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला सवाल, यहाँ पहला सवाल है कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम दर्शाता है। न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या दर्शाता है? देखिए, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहता क्या है कि यदि कोई पिंड विरामावस्था में या एक समान वेग से गतिशील हो तो वह वही अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे। ठीक, ये जो गुण है, ये वस्तु का यह जो गुण है जो कि जब तक उसको बाहरी बल ना लगे तो वह विरामावस्था में रहेगा, एक समान वेग से गतिशील रहेगा, ये जो गुण है वह क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। ठीक, इसलिए न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो नियम क्या है, किस रूप में है? वो जड़त्व को बताता है। ठीक, तो इसका आंसर होगा सी। तो पहला का सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सेकंड देखते हैं, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक, दूसरा सवाल है कि रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही जवाब होगा संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो ऑप्शन से इसका होगा रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, चलो थर्ड देखते हैं। थर्ड है परम शून्य ताप होता है। परम शून्य ताप कितना होता है? देखो, परम शून्य ताप जो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। -273.15 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं परम शून्य ताप। लेकिन अगर केल्विन में हो तो इसको बोलते हैं 0 केल्विन। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? 0 केल्विन। ठीक, तो यहाँ पे केल्विन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा 0 केल्विन। ठीक, तो परम शून्य ताप अगर केल्विन में लेना है तो कितना हो जाएगा? 0 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में अगर हो तो कितना होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। दोनों याद रखना, डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे केल्विन। ठीक, चलो नेक्स्ट। एक लिफ्ट का द्रव्यमान 500 kg है। ठीक है, देखो यहाँ पे मान लो ये रहा लिफ्ट जिसका द्रव्यमान है कितना? 500 kg। चलो ठीक है, लिफ्ट में तनाव क्या होगा? तनाव यानी कि यहाँ पे टेंशन निकालना है। टेंशन इस तरह से, टेंशन यहाँ डोरी बना हुआ है, टेंशन क्या है? जब यह 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से ऊपर जा रहा है, इसका ऊपर जा रही है त्वरण है 2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, चलो देखो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा? नीचे के लगेगा mg, यानी कि m a त्वरण। तो एक तो g होगा प्लस इसका जो रियल में त्वरण होगा वो होगा। ठीक, तो यहाँ पे यानी कि t होगा, वो कितना फोर्स लगेगा? m g प्लस a, इतना ही फोर्स लगेगा न्यूटन के अनुसार, लॉ के अनुसार। ठीक, तो उस अनुसार अब यहाँ पे लेंगे जो मास है कितना था? 500। मास कितना था? 500। अगर g का वैल्यू लेंगे कितना? 9.8 लेते हैं। चलो 9.8 लेते हैं। a कितना है? 2, तो कितना हो? 11.8, यानी कि हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई 11.8। 500 को 11.8 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे देखना लगभग आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 5900 न्यूटन, इतना बल लगेगा। ठीक, 5900 न्यूटन, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पे देखिए, यानी कि इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पिंड का आवेश -80 माइक्रोकुलम है। एक पिंड का आवेश है -80 माइक्रोकुलम है। इसमें से अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? इसमें बताना है आपका अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ठीक, चलो देखते हैं। अब Q जो दिया गया है वो कितना है? यहाँ पे जो Q दिया गया है वो है -80 माइक्रोकुलम का कुलम बदले 10⁻⁻6 कुलम। माइक्रो का मान 10⁻⁻6 होता है। ठीक, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो n बराबर होता है QE। n बराबर क्या होता है? QE। ठीक, अब Q कितना हो गया? -80 गुने 10⁻⁻6। ठीक, E का मान होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19। ठीक, E पर चार्ज होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन पे E। तो इस तरह से माइनस माइनस क्या हो गया? कट गया। तो अब यहाँ पे लिखो 16×5 80, यहाँ पे ले देंगे तो 16×5 80 हो जाएगा। 16×5 80, 50 यहाँ पे ले देंगे। और यहाँ पे -19 से ऊपर जाएगा +19 हो जाएगा, तो +19 से -6 हो जाएगा।
आपका 13, इधर से एक आएगा 14, यानी कि 5 गुने 10 पर पावर हो जाएगा 14। देखो यहाँ पे -19 से ऊपर जाएगा +19 हो जाएगा, 19 में से छो गया तो -13 सॉरी +13 बचेगा, 13 में से और एक यहाँ पे ये 0 इधर आ जाएगा, 13 कितना हो जाएगा 14, तो 5 गुने 10 पर पावर 14 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 5 गुने 10 पर पावर 14 कहाँ है, यहाँ रहा सी ऑप्शन, 5 गुने 10 पर पावर 14 हो जाएगा। ये फार्मूला याद रखना है, N/Q/E, यहाँ पे इसको याद रखना है। ठीक, यहाँ पे इस तरह से होता है Q बराबर होता है +-Ne, ये फार्मूला इस तरह से होता है Q बराबर +-Ne। ठीक, इस तरह से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक प्रकाश किरण की आवृत्ति 6×10⁻14 हर्ट्ज है, यह एक 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में संचरण करती है, तब इसकी आवृत्ति होगी। देखो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो एक चीज़ जो नहीं बदलती है वो है आवृत्ति। प्रकाश की जो आवृत्ति है वो बिल्कुल भी नहीं बदलती है, याद रखना इसको। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति जो है वो बिल्कुल नहीं बदलती है। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 6×10⁻14। कहाँ है, 6×10⁻14 हर्ट्ज, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक 60 वाट का बल्ब में 0.5 एम्पियर की धारा बहती है, 1 घंटे में गुजरने वाले आवेशों की कुल संख्या। चलो ठीक है, देखते हैं अब कितना करंट कितना है, आई कितना है, आई है 0.5 एम्पियर। ठीक है, टाइम लेते हैं घंटा में 60, फिर से सेकेंड में 60। ठीक, इतना 1 घंटा में इतना सेकेंड होता है। ठीक, अगर इसको हम सेकेंड में बदले तो यानी 1 घंटा में कितना सेकेंड हो जाएगा, 3600 सेकेंड हो जाएगा। 1 घंटा में अगर 3600 सेकेंड, सॉरी 2 ही हो जाएगा, 60 मिनट फिर उसके बाद 60 सेकेंड। ठीक, 36 हो जाएगा, 3600 सेकेंड, एक ज़्यादा दे दिया था यहाँ पे, 3600 सेकेंड टाइम हो जाएगा 1 घंटा में। ठीक, अब निकालना क्या है चार्ज, तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है IT, I बराबर Q/T, तो Q बराबर IT। तो यहाँ पे QI कितना है 0.5, टाइम कितना ले लिए आप 3600, तो 0.5 है और ये 3600। जब इसको इस तरह से हटाएंगे 10 5 दूनी 10 18 दूनी 36, तो इस तरह से हो जाएगा कितना 1800 कूलम, 1800 कूलम। तो इसका आंसर हो जाएगा 1800 कूलम, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जब एक दंड चुंबक की उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर निर्देशित करते थे, दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर निर्देशित होती है, तब उदासीन बिंदु होंगे। तो उदासीन बिंदु क्या होंगे, तो उदासीन बिंदु होंगे यहाँ पे चुंबकीय अक्ष पर। जब डायरेक्शन दोनों का चेंज होगा तो वो जो मैग्नेटिक एक्सिस होगा उसी पे उसका न्यूट्रल पॉइंट होगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला देखो, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, देखो यहाँ पे दिया हुआ है म्यू, किसका अपवर्तनांक दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ग्लास का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक है किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। तो कितना है, तो 1.5 है। ठीक, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, अब निकालना है वायु का अपवर्तनांक उल्टा। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं A/μg बराबर, इसको दोनों को उल्टा करके 1/, कर सकते हैं आप, यहाँ पे A हो जाएगा, यहाँ पे म्यू हो जाएगा, यानी कि ये अपवर्तनांक एयर का ग्लास के सापेक्ष। ठीक, यहाँ पे कर सकते हैं 1/, उल्टा करके कर सकते हैं। ठीक, तो इसको आप उल्टा करके बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको जो भी डेटा चाहिए उसको क्या कर दो, उल्टा कर दो। यहाँ पे अपवर्तनांक है 1/, कर दो, तो इसको ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ग्लास का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, यहाँ पे हवा का अपवर्तनांक ग्लास के सापेक्ष, आप इसको उल्टा करके कर सकते हो। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए हवा का अपवर्तनांक ग्लास के सापेक्ष, ये तो आपको दे रखा है, तो यहाँ पे इसको रख के इसको उल्टा कर सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। देखो किसका अपवर्तनांक चाहिए हमको, वायु का अपवर्तनांक चाहिए ग्लास के सापेक्ष। अब इसको 1/, कर सकते हैं इस तरह से, ग्लास का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। ठीक, देखो उल्टा हो गया, नीचे 1/, किया तो क्या हो गया, उल्टा हो गया। और इसका मान देखो दे रखा है, कितना आपको दे रखा है इसका मान दे रखा है 1.5, तो 1/1.5, पॉइंट हटाओ 10 दो, 15 15 10 2/3, तो ये कितना आ गया 2/3। तो देखो कहीं ऑप्शन है 2/3, देखो यहाँ पे भी ऑप्शन है 2/3। तो बस याद रखना है कि आप क्या करो, इसको
उल्टा कर दो। ठीक, जब भी कभी भी देखो अपवर्तनांक क्या है, ये दे रखा है, ये पूछ रहा है, तो क्या कर दो, इसका उल्टा यहाँ पे कर दो, सिंपल। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। वायु में प्रकाश की चाल इतना है मीटर पर सेकेंड है, तो 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम प्रकाश की चाल हो। किसी माध्यम प्रकाश की चाल क्या होता है, निर्वात में किसी माध्यम में जो प्रकाश की चाल है क्या होता है, तो वायु में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, इसका फॉर्मूला होता है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, निकालना है। तो वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुने 10 पर पावर 8। ठीक, इसको हटा देते हैं। जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है, 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब उस माध्यम प्रकाश की चाल उसका अपवर्तनांक यहाँ पे देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है देख लो यहाँ पे, अपवर्तनांक म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, उस माध्यम में प्रकाश चाल भी पूछ रहा है, म्यू दे रखा है, तो आप इसको ऐसे भी सकते हैं, भी बराबर सी बाई म्यू, इस तरह से। तो सी होता है 3 गुने 10 पर पावर 8, म्यू का मान होता है कितना दिया रखा है 1.5, 1.5 दूनी 3, तो हो जाएगा 2 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, इसका सही जवाब। तो हो जाएगा 2 बराबर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, ये फार्मूला है, फार्मूला याद रखना, म्यू बराबर होता है सी बाई वी, यानी अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश चाल उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इसको भी उल्टा कर सकते हैं क्योंकि ये पूछ रहा है, तो वी बराबर सी बाई म्यू, ये वाला यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया। ठीक, चलो नेक्स्ट सिंपल। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में त्वरण का परिभाषा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी रंग है, इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। चलो इस सब में टाइम नहीं लेंगे, जल्दी करते हैं। सिंपल सवाल ये सब है। प्लस 4D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, चलो फार्मूला देखते हैं, पी बराबर 100/f, 100/f क्योंकि सॉरी एफ मीटर में, तो 1/f कर दो, एफ पी बराबर 1/f, ऐसा क्यों किए, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे मीटर में है। ठीक, अगर सेंटीमीटर होता 100/f कर दो, तो ये देखो इसको यहाँ पर कर दो, f बराबर लिख सकते हैं 1/p, 1/p मतलब 1/4, 1/4 को क्या कर सकते हैं, 4 को बच देंगे ऊपर, तो 4 दूनी 8, 0.25 आएगा प्लस में, 0.25 ऐसे ही आएगा मीटर प्लस में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये देखा ऑप्शन 0.25 मीटर, ऑप्शन सी। तो जो 13 है इसका हो जाएगा ऑप्शन सी आपका 0.25। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, सिंपल ही फॉर्मूला है, बस इसको याद रखें। मतलब के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, कहाँ पे देखो के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ है, के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये है, के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, या तो फिर न्यूटन, दोनों याद रखना। तो देखो किसी वस्तु का जरूरत निर्भर करता है, याद रखना, किसी वस्तु की जरूरत उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक, किसी वस्तु की जरूरत किस पर निर्भर करता है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि किसी गति के स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु का 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो गति करेगी। सिंपल है यार, बहुत सिंपल। क्या है, निकालना है कितना गति करेगी, यानी कि इसका त्वरण निकालना है। ठीक, तो त्वरण निकाल लेते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है, बल बटा, त्वरण बराबर होता है बल बटा द्रव्यमान। अरे बल बराबर एफ बराबर एम में होता है, नहीं भाई साहब, तो इसी का कर दिए ना, एफ एम को इधर लाए हैं, पर रहने दिए। तो बल कितना है, बल लगाए 1 न्यूटन, द्रव्यमान कितना 1, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो कहाँ है, चलो मिल गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से। नेक्स्ट देख लो, जी का अर्थ है स्वतंत्र रूप से गिरते हुए वस्तु का त्वरण। जी का क्या है, जो त्वरण है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वही तो है। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसका त्वरण ही स्मॉल जी होता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81। चलो ठीक है। यदि चंद्रमा का पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल F हो, चलो ठीक है, तो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। चलो देखो, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना है F, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है Gm/r²। ठीक है, अब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल निकालते हैं, इसको मानते हैं F'। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कितना F', तो कितना जगह G कितना बटे है 81, उसका द्रव्यमान जो पृथ्वी का द्रव्यमान है उसका कितना गुना है 1/81 गुना, तो इसको लिख सकते हैं m/81। जो मास होगा कितना जगह m/81,
इंटू स्मॉल एम बटा आर स्क्वायर। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब रखेंगे तो इस मान को ध्यान में रखते हुए जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एफ डैश जो आ जाएगा, ध्यान देखना, एफ डैश जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एफ वाई 81, क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो एफ डैश से कितना बड़ा है, एफ वाई 81। देखते हैं कौन सा है एफ वाई 81, यहाँ पे ऑप्शन है एफ वाई 81, इसका सही जवाब है। 20, किसी वस्तु की प्रतिरोधकता नहीं होती है यदि, किसी वस्तु की प्रतिरोधकता परिवर्तन नहीं होती है यदि प्रतिरोध का आकार बदल जाता है, प्रतिरोध का आकार बदल जाता है। ठीक, अगर आकार बदलने से प्रतिरोधकता नहीं बदलती है, प्रतिरोधकता आकार से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक ना, या प्रतिरोधकता है क्या, तो यह पदार्थ का एक गुण है जो ताप के निश्चित होने पर निश्चित रहता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, वेग आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। सिंपल है, बस फॉर्मूला है, ध्यान देखना है इसका। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब क्या करने बोला, जो करने बोला है कर दो यार, द्रव्यमान दोगुना कर दो 2m, कर दिया दोगुना, आधा कर दो वेग, तो इसको आधा कर देंगे v/2, तो v/2 को भी गुना है, सॉरी v/2 को आधा करेंगे क्या हो जाएगा, v²/4। अरे हो जाएगा भाई, v/2 करेंगे होल स्क्वायर तो v²/4 डायरेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत, 2 दूनी 4, कोई क्रॉस्ट, तो क्या हो जाएगा mv²/4, ये हो जाएगा ना mv²/4। ठीक, mv²/4, यानी कि आप अगर इसको mv²/4 यानी इसको देखो, काइनेटिक एनर्जी फाइनली क्या आ गया, mv² यानी 1/4, तो 1/4 को 2 लिख सकते हैं और 2 लिख सकते हैं इधर इस तरह से, अरे इस तरह से लिख सकते हैं, तो सॉरी गुना ने, अरे यार क्या हो गया, कट गया। काइनेटिक एनर्जी जो आया वो क्या आया, 1/4 mv², भैया यही नहीं आया। ठीक, तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को k डैश जो आया वो आया किस तरह से, काइनेटिक एनर्जी बाई 2, क्योंकि हाफ mv² को हम काइनेटिक एनर्जी कहीं रहे तो कितना बचा फाइनली 2, तो कितना ही हो गया इसका ही, तो इसका ही हो गया आधा। ठीक, यानी कि जो पिंड की गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक, इसको थोड़ा ध्यान से सॉल्व कर लेना खुद से। जल्दी देखते हैं, विद्युत सेल स्रोत है, विद्युत सेल क्या चीज़ का स्रोत है। ठीक, तो इसका आंसर होगा ए, विद्युत सेल है जो विद्युत धारा का ही एक स्रोत है। फ्यूज तार का गलनांक, फ्यूज तार का गलनांक क्या हो, जो फ्यूज तार है उसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, निम्न होता है, परिवर्तनशील होता है, क्या होता है। तो एक बात बताएं भैया, गलनांक निम्न होगा, अगर उच्च होगा तो फिर गलेगा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा देने का, तो इसका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है, यानी कि जल्दी ये गल जाए। ठीक, नेक्स्ट, एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट 60 वाट अंकित है, इसमें धारा होगी। चलो ये भी सिंपल सा है, कुछ नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया है। चलो क्या दिया हुआ है, 12 वोल्ट पावर है, सॉरी पावर कितना है, 60 वाट है, पावर कितना है, P 60 वाट है और 12 वोल्ट भी है। पूछ रहा है कि I, एक फार्मूला याद करो, P = VI, याद है क्या, P दे रखा है कितना, 60 वाट, चलो P की जगह 60 रख दो, V कितना है, 12 वोल्ट है, 12 कर दो, I तो निकालना ही है, इतना मैथमेटिक्स आता होगा, 12 × 25 = 60, तो I बराबर कितना हो जाएगा, 5 एम्पीयर। सो सिंपल। ठीक, चलो नेक्स्ट, हाँ कौन सा, ऑप्शन डी, यार भैया देख लो, ऑप्शन डी 5 एम्पीयर। अगला, रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक क्या है। नेक्स्ट है, रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक क्या है, तो इसका ऑप्शन होगा प्रति डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी घटना इंद्रधनुष के बनने से सम्मिलित है। अच्छा, प्रवर्तन, अपवर्तन, प्रवर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण। ऑप्शन ए है प्रवर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण। ठीक, ऑप्शन बी है अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पे अपवर्तन, विक्षेपण, आंतरिक परावर्तन, विक्षेपण, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आंसर होगा ऑप्शन सी, अपवर्तन भी होता है, विक्षेपण भी होता है और आंतरिक परावर्तन भी होता है। तो ये तीनों घटना जब होती है तो बनता है इंद्रधनुष।
नेक्स्ट है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? क्या बात है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, फोकस दूरी क्या होगी? जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस जो दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि 7.5। आधा कर दो, 15 है, इसका आधा क्या होगा? 7.5। प्लस है तो भैया प्लस ही होगा, माइनस कहाँ से? ठीक, ध्यान दें। एक एंगस्ट्रॉन 10 मीटर, याद रखना। एक एंगस्ट्रॉन जो होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक गोली दर्पण के फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध F बराबर R/2। भाई साहब ये तो इतना फेमस है, F बराबर R/2। चलो ऑप्शन ए, F बराबर R/2। सौर सेल विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में आ रही है? सिंपल सा, सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो भैया सोलर जो सेल आप लगाते हैं वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तब ना आप पंखा और बैटरी को पंखा चलाते हो, बल्ब जलाते हो, क्या क्या करते हो, तो जो क्या करता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। चलिए, इस तरह से इस वीडियो में आपने देखा 2018 में जो फिजिक्स सवाल पूछे गए बिहार पॉलिटेक्निक का, उसका सोल्यूशन हम लोग अभी यहाँ पे किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री 2018 में जो पूछे गए सवाल है उसको सोल्यूशन करेंगे। चलिए बने रहिए चैनल के साथ और तैयारी करते रहिए। ठीक, चलिए धन्यवाद।